Hello students, how are you today? So today we are going to do next topic that is called principle of conservation of linear momentum. So today this is also very important topic. Okay, so let's start this topic. Now this one is topic is conservation of linear momentum. It means that momentum is conserved. Initial momentum is equal to the final momentum. It means that momentum remain constant. तो अगर बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट ही रहे, चेंजेस ना हो, देन वी कॉल इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स सी. फॉर एग्जांपल्स, आपके पास कोई टू व्हीकल्स हैं, ठीक है. एक व्हीकल का स्पीड कोई मोमेंटम है, सेकंड का भी कोई मोमेंटम है. अब क्या है, दोनों का कोई ना कोई अपना अपना मोमेंटम है. अगर पीछे वाली कार ने आगे वाली कार को हिट किया तो क्या क्या होगा, उसकी स्पीड, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा और सेकंड बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा. स्टार्टिंग में क्या था, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम था आपके पास मान लीजिए 50, ठीक है, और इसका मोमेंटम कितना था 150. तो फर्स्ट कार का मोमेंटम था 50, सेकंड कार का मोमेंटम था 150, मतलब 150. अब इसका मोमेंटम ज्यादा होने के कारण इसने इसको क्या किया, पीछे से हिट, कोलिजन हुआ. जैसे ही कोलिजन हुआ तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसने अपने मोमेंटम को ट्रांसफर किया. तो ट्रांसफर कर देगा, तो अब इसने हिट कर दिया तो 50 न्यूटन जहाँ 100 इसने अपना चेंज कर दिया, ये 150 से आगे मूव करने लगा, इसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया, और आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम डिक्रीज हो गया, ठीक है. बट दोनों का मोमेंटम ट्रांसफर हुआ बट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व. कंजर्व का मतलब मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. इफ नॉट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन a system. Okay, what is the definition? To state that if no external force act on a system, the momentum of the system remain constant. ठीक है. तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कोई बाहर से, तो इन बॉडी के अंदर वाली फोर्स तो लगेगी, लेकिन बाहर से कोई फोर्स अगर उसको ना लगे तो बेटे मोमेंटम ऑफ का बॉडी का कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा. लेट्स नाउ प्रूव इट. तो अब हम इसके प्रूफ करेंगे बेटे. सो लेट्स सी, कंसीडर ए आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज. अब हमने कितनी बॉडीज ली है, टू बॉडीज ली है, बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी. फिर क्या होगा, हैविंग इनिशियल मोमेंटम p1 एंड p2. दोनों बॉडीज है ए और बी, दोनों का कोई ना मोमेंटम था, उस मोमेंटम को नाम दे दिया p1 एंड p2. दोनों बॉडीज आर इन मोशंस, ठीक है, दोनों के पास मोमेंटम है. देन व्हाट हैव हैपेंड, लेट टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर. दोनों में क्या हो गई, फिर टक्कर. तो हेड ऑन कोलिजन ही हुई, एक कार आगे जा रही थी, पीछे वाली कार ने इसको स्ट्राइक किया. फिर क्या होगा, दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा. फर्स्ट वाली का मोमेंटम चेंज हो गया और सेकंड का भी होगा विद ईच अदर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो कोलिजन हुई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कितना था, dt. आफ्टर कोलिजन बॉडी पोसेसेस द फाइनल मोमेंटम. तो उनका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम था p1 और p1 dash. p1 dash is the final momentum of body A and p2 dash is the final momentum of body B. अब हम बताए ए बॉडी B ने क्या किया, एक्सर्टेड फोर्स FBA ऑन बॉडी A. बॉडी B ने A पे फोर्स लगाई और बॉडी A ने भी B पे फोर्स लगाई, ठीक है. फोर्स कितनी थी, देखिए, B ने फोर्स लगाई FBA ऑन बॉडी A. Then according to Newton second law, तो second law का फॉर्मूला क्या था बेटे, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इनटू मोमेंटम. B ने फोर्स लगाई A पे, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बॉडी A का, क्योंकि B ने A पे लगाई है फोर्स, तो A का मोमेंटम चेंज होगा. और A का बॉडी का मोमेंटम क्या था, डेल्टा P. डेल्टा P क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम कितना था p1 डैश और इनिशियल कितना था p1. सो p1 डैश माइनस p1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम बात करेंगे सेकंड. सिमिलरली बॉडी A आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी B. तो बॉडी A ने अगर B पे फोर्स लगाई तो B का मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज. तो उसमें नोट करेंगे F, पहले B ने लगाई A पे, अब A किस पे लगाएगा, B पे. तो F ने फोर्स लगाई B पे इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इनटू मोमेंटम ऑफ बॉडी B. B का कितना था बेटे, p2 डैश माइनस p2. अब दोनों इक्वेशंस को लिखने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था,
that is FAB is equal to minus FBA. The force applied by object A on B is equal and in opposite directions of force applied by B on body A. ठीक है. So according to this formula हमने force का value और time का value इसमें put कर दिया. ये देखिए, ये था बॉडी A, दिस इज बॉडी A एंड बॉडी B, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया इस फॉर्म में. देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू कि यहाँ से टाइम क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया. FAB का वैल्यू इसमें पुट कर दो, FBA का वैल्यू आपने इसमें पुट कर देना. FBA का वैल्यू कितना था, BA का वैल्यू कितना है, दिस वन वैल्यू, तो इसको हमने पुट कर देना है. साइन इसमें आगे कितना है, माइनस आएगा. आफ्टर पुटिंग वी विल गेट दिस वन वैल्यू एंड वी हैव हियर दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू चेंज इनटू मोमेंटम ऑफ बॉडी B. ठीक है, तो इसमें साइन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव साइन था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन था नेगेटिव P2 डैश माइनस P2. तो नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस, तो P2 कैसा हो गया हमारा, प्लस हो गया बेटे. फिर क्या होगा बेटे, इनिशियल मोमेंटम एक साइड पे ले लो और फाइनल मोमेंटम को एक साइड पे ले लो. हम उसकी साइड को चेंज कर देंगे. दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम. इसका मतलब दिस इज कंजर्व. Our law of conservation of linear momentum is a conserve. Linear momentum का जो टॉपिक किया है वो क्या है, कंजर्व. मोमेंटम चेंज हुआ है ना कि डिस्ट्रॉय. तो when the so that momentum is conserved, okay, तो हमारे पास दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप इसके बेटे नोट्स बना सकते हो क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में और जो एक्यूरेट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आपको बताया गया है इसमें. ठीक है. So what is the principle of conservation of linear momentum, और इसका state and proof. तो statement है and this is the proof of law of conservation of linear momentum. Now let's try next question. So let's try now numerical related with the linear momentum and then after we will study the application part of law of conservation of linear momentum. ठीक है, तो application part भी study करेंगे और इसके numericals भी study करेंगे. Let's see now first numericals. A 30 kg shell is flying at 48 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास एक शेल है, ठीक है, शेल है जैसे कोई बॉम्ब ले लो उसको, ठीक है, शेल है जहाँ पे कोई बॉम्ब है, उसको फायर किया, ठीक है, दैट इज मूविंग फ्लाइंग विद द इनिशियल वेलोसिटी. तो वो शेल क्या हुआ, व्हेन इट एक्सप्लोड्स, तो जब वो एक्सप्लोड होगा देन इट्स वन पार्ट, उसका एक पार्ट का मास कितना बेटे, 18 kg स्टॉप्स. एक हिस्सा जिसका मास आपको गिवन है वो क्या हो गया, स्टॉप, एंड विल व्हाइल रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज. तो उसका जो बाकी का पार्ट बच गया वो हवा में फ्लाई कर रहा है. ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लेटर. तो जो सेकंड वाला पार्ट है ना उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी उसको हमने फाइंड आउट करना है. ओके, सो इसको ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन वैल्यूज. जो हमारे पास गिवन वैल्यूज होंगी उसको हम पहले लिख देंगे. अब क्वेश्चन को समझिए. तो ये हमारे पास पहले एक शेल है, शेल जो है बिफोर फायरिंग, तो शेल को फायर किया तभी वो हवा में गया. तो बिफोर फायरिंग शेल कैसा था, उसका इनिशियल वेलोसिटी और उसके पास दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द मास. ठीक है, इसके बाद इज इक्वल टू द दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज आफ्टर एक्सप्लोजन. उसके जो टुकड़े हैं अलग अलग कितने पार्ट में वो डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में. तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस. m, कैपिटल M इज द मास ऑफ द शेल, ओके, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल. ओके, इसके बाद मास डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में. A का मास कितना था बेटे, 18 kg, और सेकंड का मास कितना होगा वो हमें नहीं गिवन, लेकिन आप फाइंड आउट कर सकते हो. टोटल 30 kg, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक का पार्ट आ गया 18, दूसरा का पार्ट कितना आएगा 12. तो m2 का वैल्यू कितना हो गया बेटे, 12 kg. 18 kg का पार्ट था वो क्या हो गया, 100. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी, इसको हम लिखेंगे m1 और इसकी वेलोसिटी को v1. ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी थी v1, तो वो वेलोसिटी स्टॉप हो गया, तो v का वैल्यू, v1 का वैल्यू कितना हो गया 0.
अब सेकंड पार्ट जो है वो फ्लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ गई v2, उसको हमने फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, this is the initial momentum, this is initial momentum and this is the final momentum। तो लॉ हमने किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ हम कैसे अप्लाई करेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था? ये जो शेल था उसका मास और उसकी वेलोसिटी। उसके बाद वो क्या हो गए? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड होने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी में वो चेंजेस हो गया। कितने पार्ट थे उसके? हो गए दो पार्ट हो गए, दो मास में उसके डिवाइड हो गया और दोनों मास की फाइनल वेलोसिटी हो गई। पहला पार्ट स्टॉप हो गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी m1 और इसकी वेलोसिटी थी v1 और v1 स्टॉप है तो v1 का वैल्यू कितना हो गया? 0। v2 फाइंड करेंगे। फॉर्मूला लगा दिया। अब हमने सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला। तो हमने कर दिया 30 into 48 is equal to 18 plus multiply by 0। ये सारा फैक्टर क्या बन गया? 0। तो हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ से v2 फाइंड करना है। v2 फाइंड करेंगे, ये 12 इस इक्वेशन के नीचे चले जाएंगे और 12 48 के साथ 4 से कैंसिल होके वैल्यू आ गया आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट इज 120 मीटर पर सेकंड। तो बेटे ऐसे हम इसके एक पार्ट के वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द लीनियर मोमेंटम। और भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेट्स ट्राई नाउ इट्स एप्लीकेशन पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एप्लीकेशन पार्ट्स में हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है बेटे। When a bullet fired from a gun, जब हम बुलेट को फायर करते हैं फ्रॉम द गन, देन गन रिकॉइल्स। तो गन क्या होती है? रिकॉइल। रिकॉइल्स का मतलब कि वो बैकवर्ड को फोर्स लगाती है। बैकवर्ड डायरेक्शंस में क्या लगाती है? फोर्स। जैसे ही हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट मूव करती है फॉरवर्ड एंड द गन मूव बैकवर्ड। तो वो जो बैकवर्ड वाली वेलोसिटी है उसको बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा? रिकॉइल वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी के साथ करते हैं। इसका मतलब है किक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो गन है वो बैक की तरफ किक करती है। हमने इसकी बैकवर्ड वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? वी विल अप्लाई द अगेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब देखिए हमारे पास गन भी मूव कर रही है और बुलेट भी। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का हम फाइंड करेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट बिफोर फायरिंग। अब फायर करने से पहले वो दोनों क्या पर हैं? रेस्ट पे हैं। अगर रेस्ट पे होंगी तो उनकी वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? दोनों का 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी क्या होगा? 0। सो दैट टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट बिफोर फायरिंग का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसके बाद क्या आएगा? टोटल मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट आफ्टर फायरिंग। तो जब फायर किया तो बुलेट मूव फॉरवर्ड एंड गन मूव बैकवर्ड, लेकिन दोनों के पास वेलोसिटी भी है और दोनों का मास भी है। ये जो गन होती है, गन का मास ज्यादा होता है, बुलेट का मास कम, इसलिए गन के मास को हमने कैपिटल M और वेलोसिटी को कैपिटल V के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो बुलेट होगी स्मॉल बुलेट है इसलिए उसका मास भी स्मॉल और वेलोसिटी भी स्मॉल। तो इसको दोनों को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल M फॉर मास ऑफ गन, कैपिटल V इज मास ऑफ कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ द gun and small m is the mass of bullet and velocity of the bullet। तो हमने क्या फाइंड करना है इस इक्वेशंस में? कैपिटल V फाइंड करना है। अगर कैपिटल V फाइंड करेंगे दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव, उधर जाएगी तो नेगेटिव, उधर जाके वैल्यू इसका नेगेटिव हो गया। तो हमने V फाइंड करना है, m इसके नीचे डिवाइड चला जाएगा। सो दिस V इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, अब आपको फाइंड करना आ गया हाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉइल वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी वो नेगेटिव थी इसके कंपैरेटिवली वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बुलेट मूव करती है फॉरवर्ड एंड गन मूव बैकवर्ड, दैट इज व्हाई द साइन इज नेगेटिव। साइन कैसे आ गया? नेगेटिव। So this is the one of the very important applications of law of conservation of linear momentum। अब हम और थोड़ी इसकी एप्लीकेशन पार्ट को स्टडी करेंगे। We have one more application. While firing a bullet, the gun must be hold tight to the shoulders। जब हम
बुलेट को जब फायर करते हैं तो गन को हमें टाइटली होल्ड करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज एज वी फायर द बुलेट मूव फॉरवर्ड एंड द गन मूव backward, and when the gun move backward it hurt our shoulders. Okay, so gun hurt our shoulder, that is why we should hold it very tightly. क्लियर हुआ सब? अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन रीजनिंग में आपको डाल दें कि why should we hold the gun very tightly before firing a gun, तो आप बोलेंगे because the recoil velocity of the gun it will hurt the man's shoulder, so that we should hold it very tightly. एक और एप्लीकेशन है बेटे, when man jumps from a boat to the shore the boat slightly moves away from the shore. तो ये क्यों होता है बेटे? ऐसे देखिए, अगर यहाँ पर है वाटर तो ये क्या है, इसका ऊपर कोई इंसान है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी ए. अब ये नीचे सारा का सारा बेटे पानी है और ये है नीचे आगे आ गया ग्राउंड. अब क्या होगा, अगर इस इंसान ने क्या करना है, इसके ऊपर जंप करना है. अगर इसने जंप करके आना है फॉरवर्ड, ये जंप करेगा तो क्या होता है बेटे, if the man jumps तो he applying force to the board in the backward direction so that he moves forward. ठीक है, तो ये जंप करेगा तो ये जंप करने का क्या आएगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जो उसकी बोर्ड होगी that will move backward and he moves forward. So it's also momentum is remain constant. तो इसमें भी ऐसे ही होगा बेटे. ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द बोट, तो इसमें क्या आएगा बेटे, देखिए सबसे पहले इंसान जो था, मैन था, वो बोर्ड के ऊपर है, दोनों का मोमेंटम क्या था, सेम, बोथ आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे हैं, खड़े हैं. ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसने जंप लगाना है फॉरवर्ड तो बोट मूव करेगी बैकवर्ड. ये दोनों एप्लीकेशन किससे मिलती है, गन और बुलेट के साथ. ठीक है, अगर ये बुलेट हुआ तो ये क्या हो गई, गन, तो इसकी वेलोसिटी होगी रिकॉइल वेलोसिटी पीछे को, और ये होगी गन बुलेट की वेलोसिटी के साथ आगे मूव किया. मतलब जब वेलोसिटी को हम आगे मूव करेगा, ये इसको फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी जाएगी पीछे की तरफ और ये मूव करेगा फॉरवर्ड. दिस इज आल्सो एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एक और करते हैं, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो बेटे रॉकेट लॉन्चर जो हम लॉन्च करते हैं रॉकेट को, that is also work on the principle of a linear momentum. How we can do this part? We can do this part from this one. तो रॉकेट कैसे मूव करेगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या आएगा, both the rocket and the thrust of gases. ये आएगा मास, थ्रस्ट ऑफ गैसेस, दो पार्ट है बेटे इसमें. देखिए, एक तो आएगा मास ऑफ रॉकेट दैट इज कैपिटल एम, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट दैट इज v, और दूसरा आएगा थ्रस्ट ऑफ गैसेस. गैसेस मूव करती हैं बैकवर्ड और रॉकेट मूव करता है अपवर्ड. जब दोनों रेस्ट पे होंगे तो हम बोलेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट एंड द गैसेस बिफोर फायर, बिफोर लॉन्चिंग. लॉन्च करने से पहले दोनों का मोमेंटम क्या था, जीरो, दोनों रेस्ट पे थे, तो इनका मोमेंटम कितना आ गया, जीरो. आफ्टर टोटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर द लॉन्च, जब ये रॉकेट क्या हो गया, लॉन्च हो गया, तब क्या आएगा, ये जो इसका दो पार्ट में डिवाइड होगा बेटे, इसका मास, कुछ मास है जो इस रॉकेट का है और वो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और कुछ मास किसका होगा, थ्रस्ट ऑफ गैसेस, जिसके अंदर जो फ्यूल्स निकल रहा है. तो थ्रस्ट ऑफ गैसेस मूव्स बैकवर्ड, तो थ्रस्ट ऑफ गैसेस का कैसे है डायरेक्शन डाउनवर्ड, और रॉकेट का डायरेक्शन कैसे होगा, अपवर्ड. सो दोनों का पार्ट लिख सकते हैं mv प्लस मास ऑफ द गैसेस, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस v. सो वी कैन आल्सो फाइंड हियर द वैल्यूज ऑफ रॉकेट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दिस इज v. तो रॉकेट का वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा माइनस mv ओवर m. ठीक है, अब देखिए दिस इज मास ऑफ रॉकेट. अगर रॉकेट का मास डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, तो वो हमें पता ही है. जैसे जैसे रॉकेट लॉन्च करेगा तो उसका जो फ्यूल होगा
वो थ्रस्ट आउट से बाहर आएगा, मास उसका फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न अप होगा तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा रॉकेट का वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दैट इज आल्सो फ्रॉम दिस वन रिलेशन वी कैन ड्राइव द वैल्यूज ऑफ अ रॉकेट वेलोसिटी। तो हमें पता है रॉकेट का वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द थ्रस्ट ऑफ गैस, thrust of gas downward and the rocket velocity is the upward. This is also one of the application part of law of conservation of linear momentum. कुछ और applications करेंगे बेटे। एक और application है, if someone left on a frictionless floor desire to get out of it, he can do so by blowing air out of his mouth. Okay. So these all are different type of applications. तो आपकी बुक में और भी 2-3 गिवन है, बट टोटल आपने 4 या 5 एप्लीकेशन इसका कवर अप कर लेना है. So this is the application part of law of conservation of linear